हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 के चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन और पाठ जो है वो सालिम अली के ऊपर, उनकी कहानी के ऊपर है। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? सालिम अली एक छोटे से बच्चे थे जब छोटी उम्र के थे, तो ऐसी कोई घटना घटी जिससे वो बर्ड वॉचर बन गए और उनका प्रेम जो था वो पक्षियों के लिए बढ़ गया। वो कहानी आपने पढ़ी है कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक पक्षी घायल हो गया और उस पक्षी के घायल होने की घटना के बाद सालिम अली का जीवन पूरी तरह पक्षियों और प्रकृति को जानने में समर्पित हो गया और वो पक्षी प्रेमी बन गया। आपको कहानी पता है कि उनके मामा ने उनको एक एयर गन दी थी। उन्होंने अचानक एक गौरैया को देखकर एयर गन चला दी और वो गौरैया को लग गई। गौरैया गिर गई छत पर। तो जब वो घायल हो गई तो इन्होंने जाकर उसको उठा लिया और फिर उसकी देखभाल करने का जिम्मा उठाया और उसके बाद से पक्षियों के लिए इनका प्रेम बढ़ता चला गया और एक ये बर्ड वॉचर बन गए। प्रश्न 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? अब चौधरी चरण सिंह को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री, उनकी आंखें नम हो गई। आंखें नम होना मतलब एक मुहावरा है, यानी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों आ गए थे? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि जब गर्म हवाएं चलती हैं रेगिस्तान में तो उनसे कैसे कितनी चिड़ियां मर जाती हैं। यदि इस हवा को से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अगर इन हवाओं से साइलेंट वैली को में आने वाली इन हवाओं को से रोका ना गया तो यहाँ पर रहने वाले पक्षी जो हैं वो पक्षी और चिड़ियाँ जो हैं वो मर जाएंगे, उनको बहुत खतरा हो जाएगा। तो प्रकृति के प्रति इतना प्रेम और पक्षियों की इतनी चिंता देख करके उनकी आंखें नम हो गई थी। प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए। उनको लगा कि प्रकृति से इतना प्यार करने वाला, चिड़ियों से इतना प्यार करने वाला इंसान भी कोई हो सकता है, और ये सोच करके उनकी आंखें गीली हो गई थी, आंसू भर आए थे। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? अभी इसी कहानी में एक और कहानी जोड़ी गई है बच्चों कि लॉरेंस एक फॉरेन राइटर थे, उनकी पत्नी फ्रीडा थी। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके पति को आप कितना जानती हैं, तो फ्रीडा ने बोला कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे ज़्यादा मेरी चिड़िया जो है वो मेरे पति के बारे में जानती है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि लॉरेंस अपना अधिक से अधिक समय पक्षियों के साथ ही गुजार देते थे और उनकी छत पर आने वाली गौरैया के साथ तो और भी ज़्यादा समय बीतता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो ये यहाँ पर इसका उदाहरण पाठ में इसलिए दिया गया है कि सालिम अली भी ऐसे ही थे कि वो अपना अधिकतर समय जो है वो पक्षियों के साथ गुजारते थे। तो तहमीना भी इसी तरह के उदाहरण देती थी कि जैसे लॉरेंस और फ्रीडा जो थे, फ्रीडा ने लॉरेंस के बारे में कहा था, वैसे ही सालिम अली भी हैं, वो पक्षियों से ज़्यादा समय बिताते हैं, पक्षियों के साथ, मेरे साथ कम बिताते हैं, तो पक्षी उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा मेरे पति के बारे में पक्षी जानते हैं, या वो छत पर रहने वाली गौरैया जानती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करिए। अब यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। बच्चों यहाँ शब्दों के अर्थ ध्यान रखेंगे। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, जिस तरह से लॉरेंस जो फॉरेन के जो विदेशी बर्ड वॉचर थे लॉरेंस, उनके लिए कहा जाता था कि वो प्रकृति का प्रतिरूप, प्रकृति और प्रतिरूप एक ही है। प्रतिरूप मतलब उनकी छाया। तो लॉरेंस और नेचर एक ही चीज़ है। इतना प्यार था लॉरेंस को नेचर से। वैसे ही ऐसा क्यों कहा गया? लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। लॉरेंस जो थे वो बनावटी जीवन नहीं पसंद करते थे, उनको नेचर के साथ रहना पसंद था। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंता, और प्रकृति को कैसे संभाला जाए, कैसे बचाया जाए, इसकी चिंता उनको हर समय रहती थी। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा, देखभाल के लिए प्रयास किया और सीधे सरल जीवन को जिया। तो इसीलिए जैसे लॉरेंस की उपमा दी गई प्रकृति से, ऐसे ही सालिम अली को भी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप माना गया। नैसर्गिक जिंदगी मतलब प्रकृति, और सालिम अली, प्रकृति और लॉरेंस एक दूसरे के प्रतिरूप है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। दूसरी पंक्ति थी, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अभी यहाँ पर ये जो पंक्ति है इसका क्या मतलब है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर,
जिस्म की जो गर्मी होती है, हमारे शरीर में गर्मी कब तक है? जब तक हम जिंदा हैं। जिस समय मर जाता है इंसान तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो शरीर की गर्मी और दिल की धक 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 कब तक है? जब तक हम जिंदा हैं। तो इनको दे करके भी अगर उनको वापस लाना चाहे सालिम अली को, तो शायद अब मुमकिन नहीं है। तो अब वो दोबारा से पक्षियों के गीत नहीं गा पाएंगे, यानी सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, अब वो दोबारा हमको वापस नहीं मिल सकते। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के बाद मनुष्य जो है वो इस दुनिया से चला जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। आज सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, अब वो मौत की गोद में विश्राम कर रहे हैं। अगर कोई अपने दिल की धड़कन भी उनको देना चाहे, अपने शरीर की गर्मी भी उनको देना चाहे, तो भी वो वापस अब नहीं आ सकते और दोबारा पक्षियों के गीत नहीं गा पाएंगे। यानी मृत्यु के बाद पहले वाली अवस्था में उनको वापस नहीं लाया जा सकता। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी आशय स्पष्ट करने से पहले पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर लिखेंगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। ये पंक्ति इतनी सुंदर है। टापू कहते हैं बच्चों पानी के बीच में छोटी सी जमीन, छोटा सा जमीन का हिस्सा, उसको टापू या आइलैंड बोलते हैं। और अथाह सागर, सागर मतलब बहुत बड़ा। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, प्रकृति यानी नेचर की जिंदगी में वो एक टापू नहीं थे, छोटी सी चीज नहीं थे, अथाह सागर थे। यानी उनका ज्ञान थोड़ा मोड़ा नहीं था, बहुत अथाह ज्ञान था उनके पास। टापू समुद्र से उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट नहीं होते थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। मतलब उनकी जानकारी लेने की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो बराबर बर्ड वॉचिंग करते रहते थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करते थे और उनको लिखते रहते थे। उनकी लिखी हुई पता नहीं कितनी किताबें आज भी हैं और बर्ड्स के बारे में हम उन्हीं पुस्तकों से हम जान पाते हैं। अभी ये पाठ में एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताओ। अभी 4 विशेषताएं आपको, भाषा शैली मतलब कैसा लिखा है, उसके जो लिखने का गुण है उसमें क्या क्या खास बात है। पहला गुण है मिश्रित शब्दावली। मिश्रित मतलब कहीं हिंदी कहीं उर्दू, ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है। उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं, संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं। जैसे जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, ये सब उर्दू के शब्द हैं। संस्कृत शब्द के शब्द कौन कौन से हैं? अंतहीन, पक्षी, वर्ष, प्रतिरूप, इतिहास, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो और साथ ही साथ उन्होंने दोनों भाषाओं को, 2 भाषाओं को, हिंदी उर्दू, संस्कृत उर्दू को मिले जुले शब्दों का प्रयोग किया। अंतहीन सफर, अंतहीन हिंदी का शब्द, सफर उर्दू का शब्द। प्रकृति की नजर, प्रकृति हिंदी का शब्द, नजर उर्दू का शब्द। तो हिंदी उर्दू संस्कृत उर्दू को मिला जुला करके लिखा। ये इनकी एक विशेषता क्या है? मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। अब आप एक आध उदाहरण देखिए। आप एक लाइन में लिखेंगे कि मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इन्होंने हिंदी संस्कृत उर्दू के मिले हुए शब्दों का प्रयोग किया है। एक आध उदाहरण दे दीजिए। दूसरा क्या बनाएंगे विशेषता? जटिल वाक्यों का प्रयोग। अब इन्होंने बहुत जटिल वाक्य लिखे। जटिल वाक्य मतलब लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं जिसका कि जो जल्दी खत्म नहीं होते। जैसे आपके पास उदाहरण आपने याद होकर किताब में पढ़ा है तो, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत के खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो लंबा सा वाक्य है ना। तो कैसे वाक्य थे? जटिल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य नहीं है, जटिल कठिन वाक्यों का प्रयोग किया है। ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है? अलंकारों का प्रयोग किया है। बहुत सारे अलंकार, अलंकार तो कविता में लिखे जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, पर यहाँ इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे अब तो उस वन में पक्षी की तरह प्रकृति भी विलीन हो रही है, यानी उपमा अलंकार। तरह, जा, जैसा, ऐसे प्रयोग किए हैं। रूपक का प्रयोग किया। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग भी किया है। चौथा बात आप लिख सकते हैं भावानुरूप भाषा, यानी भाव के अनुरूप भाषा है। जैसे जैसे भाव उनके मन में आते हैं वैसे वैसे जाबिर हुसैन ने अपनी भाषा को बदला है। तो जाबिर हुसैन की भाषा की 4 विशेषताएं क्या है? भावानुरूप भाषा, अलंकारों का प्रयोग, जटिल वाक्यों का प्रयोग और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। ये 4 बातें आप इसमें लिख सकते हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखा। आपने पाठ पढ़ लिया और उसके बाद अब आपको सालिम अली के बारे में अपने मन से लिखना है। तो ये तो आप लिख सकते हैं कि वो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे, बचपन की एक घटना ने उनके जीवन को मोड़ दिया,
उनकी पत्नी भी कहती थी कि पत्नी से ज़्यादा उनको उनके बारे में उनकी चिड़िया जो गौरैया आती है वो जानती है। वो दूर दूर यात्रा करते थे, घूम घूम करके पक्षियों के बारे में जानते थे। उन्होंने केरल में जो प्राकृतिक आपदा थी उसके ऊपर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को एक पत्र लिखा था। तो चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे ये देख करके कि इस इंसान को प्रकृति से और पक्षियों से कितना अधिक प्रेम है। और बाद में उनकी 100 वर्ष पूरे होते 90 से अधिक वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था बर्ड वॉचिंग की यात्रा पर जा रहे हैं और अभी वापस लौट के आ जाएंगे। अभी यहाँ बच्चों एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। अब ये जो शीर्षक है सांवले सपनों की याद, ये क्यों दिया गया, ये क्यों सार्थक है? सांवले मतलब तो काले, गहरे ग्रे कलर, सपनों की याद, तो सपनों को सांवला क्यों कहा गया? सांवला सपनों को बच्चों क्यों कहा गया? क्योंकि हम सपने जब देखते हैं तो या तो हम कोई खुशी का सपना देखते हैं या दुख का सपना देखते हैं। तो ये बात जो पाठ आप पढ़ रहे हैं इसमें कोई खुशी तो नहीं थी, इसमें दुख का सपना दिख रहा है। जाबिर हुसैन की को वो सीन याद है जब उनकी अंतिम यात्रा हो गई, यानी सालिम अली की मृत्यु हो गई। तो दुख की बात है, वो बहुत दुखी हैं कि एक इतना बड़ा बर्ड वॉचर, इतना प्रकृति प्रेमी आज दुनिया से चला गया। इसीलिए उन्होंने इसको सांवले सपनों की याद, वो सपना जो था वो कैसा है? सांवला है, और यानी काले रंग का है, यानी दुख से भरा हुआ है और उसकी याद उनको आ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। उत्तर देखिए एक बार। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये अब सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उनके सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। सालिम अली की आंखों में कैसे सपने बसते थे? उन्हीं पक्षियों के सपने बसते थे। किंतु गहरा रहस्य है, चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। मतलब अब उन सपनों में दर्द भर गया। क्यों? क्योंकि सालिम अली चले गए। अब कोई कितना भी चाहे, अपने शरीर की गर्माहट भी देना चाहे, अपने दिल की धड़कन भी देना चाहे, सालिम अली वापस नहीं आएंगे। इसीलिए ये सपने कैसे हो गए? सांवले हो गए। सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि सालिम अली को प्रकृति की बहुत चिंता थी। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो आप अपने इसके बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ों को और लगाएंगे, हम पक्षियों की रक्षा करेंगे, पेड़ों में पानी देंगे। इस तरह के काम आप कर सकते हैं। प्रकृति को गंदा नहीं करेंगे, प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं डालेंगे, सूखे पत्ते आदि से हम खाद बनाएंगे। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर। और मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। राइटर का नाम याद रखेंगे और इन प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।